गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा आज डिले है हम लोग, कोई बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है जो दिख रहा है बोर्ड पे आप लोगों को। चंपारण आईएएस पटना बीपीएससी 67th पीटी टारगेट बैच जैसा कि चल रहा है। टाइमिंग 8:30 बजे है, ये तो आपको मालूम ही है। आप लोग अधिक से अधिक इस न्यूज को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में जिनको इस बार 67 देना है। 67 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, जैसा कि आप जान रहे हैं जो चल रहा है। इसके बाद बीपीएससी 66 का भी मुख्य परीक्षा होना बाकी है और अभी लगता है कि 3 से 4 महीना इसमें डिले है। जिन लोगों को एग्जाम देना, यदि आपके संपर्क में कोई है, किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए उनको, तो आप कांटेक्ट करने बोलिएगा चंपारण आईएएस। नंबर नीचे आपको मिलेगा, लिखा हुआ है। और संस्थान में 3 सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सर्वाधिक अंकदायी के रूप में जाना जाता है ऑप्शनल के तौर पर, ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे उपलब्ध है। और जिनको कोई भी क्वेरी करना है तो ये नंबर पे क्वेरी करेंगे, यथासंभव जो हेल्प हो सकता है यहाँ से किया जाएगा। चलिए, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। लेकिन इसके पहले पर डे की तरह एक यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच लिखा गया है। निंदा के बारे में कहा गया है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। यदि आज आप बिहार लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे कटाक्ष करने वाले आपके पड़ोसी, आपके मित्र होंगे, लेकिन कल को ज्यों ही आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे, उन लोगों का राय बदल जाएगा और ये लगेगा कि सबसे नजदीक आपका वही है, ऐसा वो नाटक करेंगे, दिखावा करेंगे। चलिए, इन सब बातों को छोड़ते हैं, अब हम लोग अपने काम पे आ जाते हैं। सबसे पहले कुछ प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं। ये 63rd का प्रश्न है, 63rd में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है आपको। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें आपको जानना है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसमें देखना है कि ऐसे आंसर पे देखिए, यहाँ पे हाईलाइट किया गया पक्की ईंटों से बनी इमारत। आप सोचिए कि उस समय पक्की ईंट से इमारत बना होना अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। पूजा स्थल नहीं, विशेषता नहीं है, क्योंकि पूजा स्थल उस समय नहीं था, क्योंकि लोग प्रकृति में विश्वास करते थे, अलौकिक शक्ति में विश्वास करते थे, इसलिए पूजा स्थल नहीं है। प्रथम असली मेहराब, मेहराब का तो बात ही नहीं उठता है। और कला और वास्तुकला, ये कुछ था लेकिन प्रमुख विशेषता नहीं था। अर्थात आंसर होगा पक्की ईंटों से बनी इमारत। ये अपने आप में सबसे प्रमुख विशेषता के तौर पे देखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, जैसा कि पिछले क्लास में ही बताया गया है आपको, कब से कब तक है? 1750 तक, 2500 ईस्वी पूर्व से। चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग। मोबाइल को थोड़ा साइलेंट मोड में कर दे रहे हैं। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी गया है, हम लोग चाहे तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित शहरी सभ्यता थी, जबकि इसके बाद की जो सभ्यता आएगी वैदिक कल्चर, वो ग्रामीण हो जाएगा। याद रखेंगे इस चीज को। शहरी सभ्यता थी, नगरों को नियोजित ढंग से बसाया गया था। नगर नियोजन, आज की सरकार जो है भारत सरकार, ये नगर को सुनियोजित तरीके से स्मार्ट सिटी की बात कर रही है। देख रहे हैं, उसी समय ऐसा बनाया गया था। नालियां भी बनाया गया था, सड़क संपूर्ण पे कटता था, ये बनाया गया था। तो ये सब पहले ही देख रहे हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में। प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इमारतों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। कंफर्म, यही सबसे प्रमुख विशेषता है। लोग प्रकृति पूजा करते थे, इसलिए पूजा स्थलों के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं प्रकृति में, यानी कि वो मानते थे कि कोई अलौकिक शक्ति है। कला और वास्तुकला का उन्नत विकास नहीं हुआ था, इसलिए आंसर जो होगा हमारा
पक्की ईंटों से बनी इमारत। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था, पिछले क्लास में इस पर डिस्कस किए थे हम। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो कि यूनान से आया था मौर्य काल में, है ना। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत आया था। मौर्य वंश का संस्थापक मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और यहाँ 14 वर्षों तक रहा था। इसके द्वारा रचित इंडिका पुस्तक, ये इंडिका है, इसमें जहां से ये क्लास लाइव हो रहा है पाटलिपुत्र यानी पटना, पटना के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा है और मौर्य प्रशासन का भी प्रशंसा किया गया है इंडिका बुक में। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, पुस्तक में मौर्य युगीन समाज संस्कृति का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का भी उल्लेख किया, आप देख लीजिए। VVI, ये VVI है, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो आंसर होगा इंडिका। इसके अनुसार पाटलिपुत्रा की प्रशासनिक व्यवस्था 6 समितियों में, याद रखिएगा VVI, बहुत VVI है। पाटलिपुत्रा कितने समितियों में बटा हुआ था, तो 6 समितियों में, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। समिति पूछा जा सकता है आने वाले समय में। अभी आप देख रहे हैं कोविड पैंडेमिक में पाटलिपुत्रा की स्थिति खराब हो गई है, पटना शहर की स्थिति खराब है, कोई भी संचालन सही से नहीं हो रहा है किसी भी कार्य का। हालांकि ये बात यदि सरकार के आदमी सुनेंगे तो उनको खराब लगेगा। कहते हैं कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं नाम तो अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राज व्यवस्था से बातों का समावेश किया गया है ना। कैसे राजकाज चलेगा, आर्थिक संबंध नहीं, शासन काल, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, है ना। राज व्यवस्था से राजकाज कैसे चलेगा उसका वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित पुस्तक है। इसके लेखक कौटिल्य, कौटिल्य को विष्णुगुप्त कहते हैं और इसी को चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य, चाणक्य, और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इस पुस्तक में राज व्यवस्था, न्याय, राजनीति एवं शासन के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इतना चीज याद रखेंगे। इस पुस्तक की शैली उपदेशात्मक है, बताया गया है ना। चाणक्य क्या करता है, कोई भी बात को उपदेश के रूप में, चाणक्य की नीति को हम लोग जानते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों यानी अधिकारियों का उल्लेख किया है, 18 प्रकार के अधिकारियों का, तीर्थों का उल्लेख किया है। चलिए अगला प्रश्न फिर देखते हैं हम लोग। आप लोग के पास भी क्वेश्चन बैंक होगा घर में, उलट पलट के देखते रहना है। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक से दिखेगा आपको। चलिए देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। आप 66 का एग्जाम में त्रिरत्न पूछा था, देखिए आप त्रिपिटक है, तो त्रिरत्न था जैन का, त्रिपिटक हो जाएगा बौद्ध का, त्रिपिटक। कहते हैं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। यह पाली भाषा में, इंपॉर्टेंट, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली आंसर दीजिएगा। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। महापरिनिर्वाण तक दिए गए प्रवचनों का संग्रह है और पहली बार महात्मा बुद्ध अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना उपदेश कहां दिए थे, जाकर सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। इस त्रिपिटक के यही त्रि का मतलब तीन पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। आपको मालूम है पिछले दिन भी इस पर चर्चा हुआ था कि अशोक धम्म नीति को अपनाया था, भैरी घोष को छोड़ा था कलिंग युद्ध की समाप्ति के बाद 261 ईस्वी पूर्व में। तो आप देखते हैं राजा के प्रति वफादारी जी नहीं, शांति एवं अहिंसा। कहता है आगे बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। देखिए इसमें ऐसे इसका आंसर बीपीएससी लिया है,
इसलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि धम्म में क्या क्या है। अपने जो प्रजा है उसके उत्थान की बात धम्म नीति में करता है। प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक द्वारा प्रस्तुत की गई आचार संहिता को उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। प्रजा के उत्थान के लिए अशोक के दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या की गई। याद रखिएगा, पहला नहीं बल्कि दूसरा, और छठा नहीं बल्कि 7वां। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको, दूसरा और 7वां में धर्म की व्याख्या पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दयादान, माता पिता व गुरुजनों के प्रति आदर, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता, वो उचित व्यवहार आदि के रूप में की गई। यही धर्म है। यानी आप देख रहे हैं नैतिक बातें की गई है। गुरुजन का, माता पिता का, इन सबों का यदि आदर सत्कार करते हैं, दया दान दिखाते हैं, तो यही नैतिकता है। हमारा आज भी हमारे अंदर जो नैतिकता की भावना है वो यही है। तो धर्म की जो परिभाषा दी गई वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखा गया है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। 7 वर्गों का विभाजन, मौर्य समाज जो था 7 वर्गों में विभाजित था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ यही है, देखिए मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। हालांकि पटना शहर को हम लोग देखते हैं कि 6 समितियों में बटा हुआ था, लेकिन समाज का विभाजन किया गया है वो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में 7 वर्गों में। अब मेगास्थनीज कौन है आप ऊपर देख चुके हैं, फिर से यहां देखिए। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है जिसमें मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित। मौर्य समाज 7 वर्गों में, जबकि पटना का राज व्यवस्था को संचालन करने के लिए 6 समितियां थी। दोनों अलग अलग चीजें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके समय आया था? देख रहे हैं बहुत प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में या विक्रमादित्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया हुआ। कहते हैं फाहियान एक प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री था। ये लगभग 4वीं शताब्दी के अंत में आया था। 398-99 के आसपास आया है, जो कि 412 तक रहता है। 14 वर्षों तक भारत में ये रहता है फाहियान चीनी यात्री। हाँ, यह 5वीं सदी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त II के शासन काल में भारत आया। हालांकि आ गया था 5वीं शताब्दी के शुरुआत, यहाँ पे लिखा गया, लेकिन ये 4वीं शताब्दी के अंत में ही आ गया था। 398-99 के आसपास आया था, जो कि 412 तक रहा है। तो 5वीं शताब्दी यानी चंद्रगुप्त II के शासनकाल में मुख्य रूप से रहा है। भारत आने का इसका उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऐसे भी आप जानते हैं, आप चाइना में आज बहुत ज्यादा बौद्ध धर्मावलंबी हैं, भारत से ज्यादा चाइना में ही है। धर्म के साक्ष्य एकत्रित कर अपने साथ ले जाना था। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में विशेष लिखा है। आज जो मध्य प्रदेश है ये नहीं, यानी भारत का उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश, तो उसमें आज भी मध्य प्रदेश ही आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब आज का ये प्रश्न फिनिश होता है। 63 में इतना ही प्रश्न आया हुआ था, 7 प्रश्न है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आज का, यहां से ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे आज से। आज इसको फिनिश करते हैं। ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद मानव के द्वारा तांबे धातु का खोज कर लिया गया था। जैसा कि कल हम लोग देखे थे कि पहली बार धातु से परिचित होता है मानव तो तांबा से, उसके बाद कांसा से। तांबे धातु का प्रयोग, और तांबा के पहले क्या चीज से था मनुष्य का संबंध? पाषाण से, यानी कि पत्थर से। तो पत्थर के बाद किस एज में आ गया? ताम्र एज में आ गया, है ना। कॉपर एज का ये हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉपर काल है ये। अब वे अपना औजार पत्थर और तांबे को मिलाकर बनाते थे, यानी पत्थर भी रखा हुआ और उसमें तांबा भी लगा दिया गया, है ना, तो ज्यादा इफेक्टिव औजार हो गया।
इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल या कैलोलिथिक काल भी कहा जाता है। 1800 बीसी से 800 बीसी। और फिर उत्तर वैदिक काल में 800 बीसी से थोड़ा सा नीचे आते हैं या उसी के आसपास से हम लोग 800 बीसी के आसपास से फिर लोहा का खोज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बीच में ये कांसा का खोज होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहा गया है धातुओं में मानव सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग किया। देखिए यहाँ लिखा गया सबसे पहले तांबे का, तांबा के बाद कांसा का, कांसा के बाद फिर लोहा का। भारत में ताम्रपाषाण सभ्यता के निम्नलिखित क्षेत्र है। देखिए कहाँ कहाँ है ये आप देख लीजिए। ये तांबा क्षेत्र है भारत में। हालांकि अभी तक बीपीएससी में तो नहीं आया है क्वेश्चन इस प्रकार से, लेकिन पढ़ लेना है, पढ़ करके रखेंगे, हो सकता है कहीं आ गया तो काम आ जाएगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश जानते हैं, मध्य प्रदेश भारत का एक वैसा भौगोलिक राज्य है, क्षेत्र है जो समुद्र से सटा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश के नौदा टोली ताम्रपाषाण, ऐरन ताम्रपाषाण, मालवा ताम्रपाषाण और कैथा ताम्रपाषाण से संबंधित है। राजस्थान का आहार गिलुंद, आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती था। ताम्बवती अर्थात तांबे का स्थान। क्लियर, आहार संस्कृति ही था वहां पे। अगला पश्चिमी महाराष्ट्र में नासिक, प्रकाश पुणे के नजदीक में प्रकाश है, और इनाम गांव और जोरबे ये सभी ताम्रकालीन स्थल हैं जो भारत में मिले हैं। दैमाबाद ये भी महाराष्ट्र में है। नेवासा महाराष्ट्र में, अहमदनगर के समीप, और वही अहमदनगर जिसके आसपास दौलताबाद और देवगिरी है, जो कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे, सल्तनत काल में ये सब नाम आएगा। अहमदनगर के आगे आसपास के क्षेत्र में ये। अब देखिए ताम्रपाषाण में बिहार से भी इंपॉर्टेंट एक स्थल है चिरांद। देख लीजिए, चिरांद नामक स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृति के साथ साथ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष भी पाए जाते हैं। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये। पाषाण नवपाषाण तो हम लोग चिरांद मारेंगे, क्वेश्चन बदल जाएगा और आंसर रहेगा यही चिरांद, है ना। दिया हुआ रहेगा ताम्रपाषाण कालीन स्थल बिहार में, और चिरांद रहेगा आंसर। देखिए यही चिरांद रहेगा, तो आंसर यही देना है। जबकि हम लोग मुख्य रूप से इसको क्या जान रहे हैं, नवपाषाण, इसी में घुसा हुआ रहेगा ताम्रपाषाण। तो ये बहुत VVI है, अच्छा से याद रखिएगा। चलिए आगे, अभी कुछ बात नहीं करना है, जिनको बात करना है उनको यहां से कट आउट कर दिया जाएगा। बार बार मना किया जाता है, कोई गपशप नहीं करना। चलिए नोट, नौदा टोली नर्मदा नदी, नर्मदा नदी आप जानते हैं मध्य प्रदेश में। नौदा टोली नदी के तट पर, कौन सा नदी के तट पर, तो नर्मदा नदी के तट पर से तांबे एवं कांस की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। देखिए कांस संस्कृति का भी थोड़ा सा अवशेष मिला है नौदा टोली में। चलिए आगे, कभी जैसे मान लो मध्य प्रदेश का एग्जाम देना, तो ये याद रखना है आपको कि कौन सा स्थल से तांबे और कांस्य युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा नौदा टोली। चलिए, आहार से निर्माण कार्य के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से तंदूर, चावल और बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले हैं। आहार वही राजस्थान में, अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे थे तांबे का क्षेत्र को आहार वाला क्षेत्र, जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है। देखिए आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती, तांबे का स्थान कहाँ है, राजस्थान में है। तो यहाँ से हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं, आहार से निर्माण कार्य के भी साक्ष्य मिले हैं। तो निर्माण कार्य के अलावा भी क्या क्या मिला है, तो तंदूर मिला है, चावल मिला है, बाजरे मिला है। आगे आज भी राजस्थान क्षेत्र में बाजरा की खेती होती है। आगे देखते हैं, देखिए लिखा गया है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहते हैं। VVI आहार संस्कृति का क्षेत्र कहाँ है, तो राजस्थान में है कहलाती। यहां से तांबे की अंगूठियां, चूड़ियां, चाकू, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। ये सभी आहार संस्कृति की विशेषता है। अंगूठी है, चूड़ी है, चाकू है, कुल्हाड़ी है, ये सभी आहार संस्कृति के विशेषता है। चित्रित भांड के अवशेष ताम्रपाषाण काल में मिलते हैं। मृद भांड, यही है मृद भांड। देखिए ये मृद भांड हो गया।
अब इसी पे चित्र बना हुआ है, यानी पेंटेड है कुछ, ठीक है। तो ये ताम्र पाषाण के समय में ये सब मिलने लगा। चलिए आगे देख रहे हैं। कहते हैं ताम्र पाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हालांकि सिंधु घाटी में भी मातृ देवी के प्रमाण मिलेंगे आपको। ताम्र पाषाण काल के स्थलों में अग्नि कुंड की बड़ी संख्या में मिले हैं, जो यह साक्ष्य देता है कि अग्नि पूजा का व्यापक रूप से प्रचलन था। ये कुछ हम लोग सिंधु घाटी में भी पढ़ेंगे। मालवा संस्कृति है, ये भी मध्य प्रदेश में है, एमपी में मालवा संस्कृति। कहता है प्रमुख स्थलों में नवदाठोली, नागदा, एरंड आदि प्रमुख स्थल हैं मालवा संस्कृति के। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार लोक सेवा आयोग के लिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो हम लोग पढ़ के निकल जा रहे हैं। कहते हैं जोरबे संस्कृति, याद है, याद रखना है आपको। जोरबे संस्कृति के प्रमुख स्थल इनाम गांव, दैमाबाद और प्रकाश, जो पुणे के समीप, ये सभी कहां है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जोरबे संस्कृति और आहार संस्कृति राजस्थान में। इनाम गांव में यह संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी और इसके बाद से 600 में तो फिर महाजनपद का ही निर्माण हो जाता है। भारत में 16 महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे। इस संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता क्या है? टोंटीदार बर्तन। टोंटीदार बर्तन समझ रहे हैं? टोंटी लगा हुआ, देखिए ऐसे, और इसमें पानी गिरने के लिए नल लगा हुआ, यही टोंटी कहलाता है। टोंटीदार बर्तन यही हो गया, ठीक है। तो जोरबे संस्कृति में टोंटीदार बर्तन की विशेषता पाई जाती है। चलिए आगे। कहता है जोरबे संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती था। खेती तो होना ही है, क्योंकि हम लोग 700 बीसी तक आ रहे हैं तो खेती तो शुरू हो ही गया था। यहाँ के लोग शिकार भी करते थे और मछली भी पकड़ते थे। ये सब जोरबे संस्कृति की विशेषता है। वस्तु विनिमय के द्वारा लोग व्यापार किया करते थे। इस संस्कृति के लोग सोने के आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। सोने का आभूषण आने लगा, बनने लगा। जोरबे संस्कृति के लोग लाल एवं काले मृत भांडों का उपयोग करते थे। देखिए पेंटेड आने लगा, लाल और काला रंग भी आ गया। अब कहते जोरबे संस्कृति के स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में से तांबे की निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई है। क्या क्या? तो आप यहाँ देखेंगे। दैमाबाद से हाथी तांबा का है, गेंडा, रथ चलाते हुए मनुष्य एवं सांड, ये सभी जोरबे संस्कृति से यानी महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ताम्र पाषाण के बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आ गए। सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल है। सभ्यता का प्राचीनतम काल है, देख रहे हैं यहाँ, सभ्यता का प्राचीनतम काल, अर्थात जो भारत की सभ्यता संस्कृति है उसको हम लोग कहां से लेंगे, कहां से मानेंगे? तो सिंधु घाटी से ही मानते हैं। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लें तो आपको साफ साफ दिखेगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा, जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है इसको। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ये जो वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत के, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर पे दिखाना चाहेंगे आपको। यही क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है। ये अब पाकिस्तान हो गया है। ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, सिंधु क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है, जिसमें कि पूरब में आलमगीरपुर, इसका बाउंड्री है उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और सुतका गेंडोर पश्चिम में है,
और ये कश्मीर का एरिया इसका उत्तरी भाग है, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे अंदर आएंगे तो इस प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता, यही हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता का उत्खनन करके प्रकाश में लाया है। दयाराम सहनी और राय बहादुर दयाराम सहनी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, ये अंग्रेज थे और इनके निर्देशन में ये भारतीय काम कर रहे थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग के अंदर में ये काम हो रहा था। 1921 में ये संस्कृति हम लोगों को मालूम हुआ जो कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में था। सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी। देखिए कांस्यकालीन आ गया, यानी ताम्र के बाद कांस्य का समावेश होता है, तो कांस्यकालीन सिंधु घाटी को हम लोग कांस्यकालीन भी कहेंगे, याद रखिएगा। और प्राक ऐतिहासिक है, प्रोटो हिस्टोरिक है, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, कांस्य VVI है और नगरीय सभ्यता है VVI है। ग्रामीण इसके बाद आएगा आर्य वाला। चलिए काल निर्धारण करते हैं। तो काल निर्धारण क्या चीज के द्वारा किया जाएगा? तो कार्बन 14 के द्वारा, C14 के द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है, पिछले दिन भी हम लोग देख रहे हैं, 1750 तक है। हालांकि यहाँ पे 2350 से लिखा गया, कहीं 2500 से 1750 लिखा हुआ मिलेगा आपको। एनसीईआरटी में 2500 से 1750 तक मिलता है। इस पे कोई भी ज्यादा हम लोग को परेशान नहीं होना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। यदि आता भी है लास्ट में देखिएगा 1750 आंसर ले लेना है। कहां से? आसपास से, 2500 से 2350 से 1750 के बीच के आसपास का समय को ही आंसर मार देना है। अन्य विद्वानों के द्वारा बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये सब पढ़ना नहीं है, ना दिमाग में रखना है, ठीक है। बस एक सर्वमान्य तिथि है 1750 तक। कहां से कहां तक? अब देखिए 1500 भी है, गलत हो जाएगा। 2750 है, गलत हो जाएगा। 1750 है, चलेगा, यही तो सही है। देखिए ये चलेगा, ये सही है काल। 2150 फिर नहीं चलेगा। 2500 से 1750 के आसपास का जो समय है वो इसका आंसर माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये कांस्यकालीन सभ्यता थी, ये भी जानिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का काल आप याद हो चुका है आपको कि काल कब से कब तक है। अब देखिए, कहता है पूर्व हड़प्पा, सिंधु का पूर्व यानी शुरुआत वाला, ये 3500 से 2600 ईस्वी है। अब इसमें जो है कुछ जगह कोटदीजी, दबसादात, आमरीनाल और सिसवाल, ये पहले वाला हड़प्पा का शुरुआत वाला स्थल है सब। कोटदीजी, दबसादात, आमरीनाल और सिसवाल, ये इसका काल जो है 3500 से 2600 ईस्वी के बाद है। फिर मध्य आएगा, ये पूर्व हड़प्पा है, फिर मध्य हड़प्पा आएगा। आगे देखते हैं हम लोग मध्य हड़प्पा। देखें यहां परिपक्व हड़प्पा या मध्य हड़प्पा, यही परिपक्व हड़प्पा या मध्य हड़प्पा 2600 से 1900 के आसपास का ईस्वी पूर्व में। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला भी कहेंगे इसको, चान्हू-दड़ो, लोथल गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट, गोदीबाड़ा के लिए या बंदरगाह के लिए, कालीबंगा बीपीएससी में पूछ चुका है, राजस्थान में जुती हुई खेत, बंगल यानी लाठी, बनवाली ये हरियाणा में है। कालीबंगा एक पल्ले का डोर, दरवाजा के लिए भी पिछले दिन हम लोग पढ़े थे। आगे फिर देखते हैं उत्तर हड़प्पा यानी लास्ट वाला है,
1900 से 1300 के आसपास है और यहीं पे आकर के ये खत्म हो जाएगा और फिर वैदिक काल शुरू हो जाएगा 1500 से। कहता है रंगपुर रोजदी गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, ये सभी उत्तर हड़प्पा का स्थल है। अब है विस्तार। अब इसका विस्तार देखते हैं कहां से कहां तक रहा है। जैसा कि अभी बताए थे, सुतका गंडोर, आलमगीरपुर, दैमाबाद, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखिए सुतका गंडोर यहाँ लिखा गया है, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, पश्चिम में सुतका गंडोर पाकिस्तान में, और पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, और कश्मीर का मांडा है उत्तर में। इतना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। जैसा कि यहाँ पे जो बताने का प्रयास किए थे, ये जगह का नाम है मांडा। मांडा। और ये है लास्ट में सुतका गंडोर, याद रखेंगे सुतका गंडोर ये। और ये जो नीचे का भाग है इसको दैमाबाद बोलते हैं, दैमाबाद। और ये जो है पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, और ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, और ये कश्मीर में, और ये पाकिस्तान में है। अब ठीक है, इसी क्षेत्रफल के बीच में ये फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। इसके 1500 स्थल चिन्हित किए गए हैं। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार में है। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो किस आकार में दिखता है, तो त्रिभुजाकार में दिखता है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल सबसे कौन है, तो सुतका गंडोर है, पूर्वी आलमगीरपुर है, उत्तरी मांडा है कश्मीर में, और दक्षिणी दैमाबाद है। तो इस तरह से याद रखेंगे। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल एग्जाम में कभी नहीं आएगा, इसलिए याद नहीं करना है, लेकिन बस एक बार हम लोग को पढ़ के निकल जाना है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का क्षेत्रफल आपको मालूम है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का है। तो इसमें से 12 लाख पर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र का विस्तार है, जो 1500 स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल यानी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो प्रमुख स्थल में पहला है हड़प्पा। यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में, याद नहीं रखना है, रावी नदी भी आई। हड़प्पा नदी का नाम रावी, 100% याद रखना है आपको, कभी भूलना नहीं है। मोस्ट भी आई। बाएं तट दाएं तट इतना एग्जाम में नहीं आएगा, मांटगोमरी नहीं आएगा, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल है, ये याद आएगा। 1921 में आपको मालूम है दयाराम साहनी ने इस स्थल का खोज किया था। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए, याद रखिएगा, स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। कहते हैं हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह के अलावे 6 अन्नागार मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि मोहनजोदाड़ो से भी अन्नागार मिलेगा, लेकिन मोहनजोदाड़ो स्नानागार के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, और हड़प्पा अन्नागार के लिए। अब देखिए कैसे याद रहेगा। तो मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। तो मृतक को देखने के बाद यदि टीला छूते हैं तो आपको नहाना पड़ता है, इसलिए स्नानागार है वहां पर। ठीक है, इस तरह से याद रह जाएगा आपको। और अन्नागार जो हो जाएगा हड़प्पा में। कहते हैं जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पातों में है, ये अन्नागार। प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई ये सब कुछ याद नहीं रखना है,
यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ मिला है। सोचिए उस समय से गेहूं और जौ रखा हुआ है वहां, है ना। तो हड़प्पा में देखिए, हड़प्पा मुख्य रूप से 3 लीटर से बना हुआ है, आधा 3.5 लीटर मान लीजिए, है ना। तो गेहूं 2 लीटर और जौ 1 लीटर, तो 3 लीटर से भी मिला दीजिए। गेहूं जौ 3 लीटर हो गया, तो हड़प्पा याद रखिए कि हड़प्पा से गेहूं और जौ मिला है। और अन्नागार में गेहूं जौ रखा जाता था। आज का क्लास यहीं तक, आगे का क्लास फिर कल चलेगा। और दैट्स इट। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में अधिक से अधिक इसको सेंड कीजिए। आप वीडियो देखने के बाद प्रभावित होते हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि ये वीडियो जब भी हम यहाँ से सेंड करेंगे आपके पास आसानी से पहुंच सके। ओके, दैट्स इट।